नाउ न्यूमेरिकल्स ऑन हेनरी लॉ। हेनरी लॉ पे और सॉल्वेटिव न्यूमेरिकल हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल बताऊंगा और फिर कॉम्पिटिटिव, लेकिन साथ में एक और बात मैं बोलूँगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, सॉल्व एग्जाम्पल है, 24 एग्जाम्पल आप सब देख लेना। ये क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में है 2.39। ये दो क्वेश्चन को अगर बच्चे समझ कर अंडरस्टैंड करके अगर सॉल्व करते हैं तो हेनरी लॉ के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए, वो जेईई मेन में आए या नीट में आए या एडवांस में आए, उसका पक्का वो आंसर करेंगे। लेकिन बच्चे देखता हूं कि एकेडमिक के लिए जब पढ़ते हैं तो रट जाते हैं, क्वेश्चन को समझते नहीं हैं। और जो कई बार मैं देखा हूं टारगेट बच्चों को पढ़ाते वक्त कि उनसे जब क्वेश्चन देता हूं एनसीईआरटी के तो बना देते हैं, बट अगर आईआईटी का क्वेश्चन अगर उसी कॉन्सेप्ट का दिया गया तो नहीं बनता है, क्योंकि वो चीज़ें समझ कर नहीं बनाते हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखो, यह क्वेश्चन भले एकेडमिक का है बट इसका कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है। इस कॉन्सेप्ट पे नीट में अक्सर क्वेश्चन आते रहता है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने चूज किया आपको समझाने के लिए। तो पहले इस क्वेश्चन को बताऊंगा और फिर जो दूसरा मैं बताया 2.39 उस क्वेश्चन को करूंगा। और ये दोनों क्वेश्चन करने के बाद जो इंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, इस टॉपिक हेनरी लॉ पे जो क्वेश्चन आता है वो जब पार्ट करके टॉपिक पढ़ाया जाता है तो उस केस में क्वेश्चन बहुत एडवांस लेवल का नहीं होता है, वो जेईई मेन नीट लेवल का ही होता है। हालांकि जेईई एडवांस में उस तरह क्वेश्चन आता है, इसलिए इस सब तरह का जो क्वेश्चन होगा जेईई हेनरी लॉ पे जो होगा, एक्सक्लूसिवली हेनरी लॉ पे, वो मैं जेईई मेन नीट एडवांस सारे बच्चों को एक ही तरह से साथ पढ़ाऊंगा सब, क्योंकि सबके लिए वो अप्लीकेबल है, जरूरी है। लेकिन जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उस पे जब एडवांस लेवल का क्वेश्चन बनता है वो रियली एक्सक्लूसिवली एडवांस का रहता है। इसलिए हर चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद मैं 2 क्लास लूंगा, वो एक्सक्लूसिवली एडवांस के लिए होगा। लेकिन बीच में जो न्यूमेरिकल्स आपके होते रहेंगे ये जेईई मेन नीट दोनों के लिए है, और मैं जहाँ तक पढ़ा रहा हूँ, मैं जहाँ तक देखता हूँ, दोनों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। जब आपको ये टॉपिक पढ़ाने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जब दिया जाएगा तो जेईई मेन के लिए और नीट के लिए अलग अलग रहेगा, बट कॉन्सेप्ट दोनों के लिए सेम है, इसलिए दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। ध्यान से मेरी बात सुनो। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि नाइट्रोजन गैस बबल्ड थ्रू वाटर, मीन्स नाइट्रोजन गैस को वाटर में डिसॉल्व किया जा रहा है। जब डिसॉल्व करोगे तो नाइट्रोजन गैस बबल बन के बाहर निकलेगा। टेम्परेचर 293 केल्विन दिए गिवन है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1 लीटर वाटर में नाइट्रोजन गैस का कितना मिलीमोल डिसॉल्व हुआ है, कैलकुलेट करो। कैलकुलेट नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ डिसॉल्व नाइट्रोजन गैस इन 1 लीटर वाटर। 1 लीटर वाटर में कितना मिलीमोल नाइट्रोजन गैस का डिसॉल्व हुआ है, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब किसी लिक्विड में गैस का कितना मोल डिसॉल्व हुआ है कैलकुलेट करने का वो क्या क्या पता होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि किसी लिक्विड में किसी गैस का कितना मोल डिसॉल्व हुआ है उसको डायरेक्ट निकालने कोई फॉर्मूला नहीं है। हमारे पास हेनरी लॉ है और हेनरी लॉ में मोल फ्रैक्शन होता है। वी नो दैट हेनरी लॉ में मोल फ्रैक्शन होता है, मीन्स P = KH × X, ये हमारा रिलेशनशिप रहता है। मीन्स हम लोग किसी गैस का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं किसी लिक्विड में कितना है, और मोल फ्रैक्शन से फिर मोल निकाल लेंगे। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए वी नीड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, दिस इज गिवन। इस क्वेश्चन में नाइट्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर गिवन है, नाइट्रोजन गैस का हेनरी लॉ कांस्टेंट इज आल्सो गिवन। इस दोनों का इस्तेमाल करके मैं क्या निकाल लूंगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व इन वाटर। इस इक्वेशन से x = P/kh, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड kh को पुट किया। kh यहाँ पे किलो बार में था तो किलो बार को 10³ में कर दिया, बार कर दिया, दोनों बार यूनिट था। फिर सॉल्व करने के बाद आपको 1.29 10⁻⁻⁵ आया नाइट्रोजन गैस का मोल फ्रैक्शन वाटर में। अब हमें क्या निकालना है, मोल निकालना है। तो किसी का मोल फ्रैक्शन पता है, उसका मोल निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, दूसरे का मोल, क्योंकि हमें पता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 अगर आपको पता है और मोल निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, क्योंकि इस सॉल्यूशन में वाटर और N2 गैस है।
अब आपको x N2 पता है और n N2 निकालना है, मीन्स N2 का मोल निकालना है। तो इसके लिए आपको पहले वाटर का मोल पता होना चाहिए। तो वाटर 1 लीटर है, 1 लीटर में वाटर का मास निकालेंगे। पहले मास निकालने का तरीका है वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1000 ग्राम हो गया 1 लीटर वाटर का मास। अब 1 लीटर वाटर में वाटर का मोल कितना है, मास में वाटर का मोलिकुलर मास से डिवाइड करके मोल निकालेंगे जो 55.5 होगा। अब वाटर का मोल निकल गया, तो x N2 इज इक्वल टू n N2 बाई n N2 प्लस n वाटर। अब आप इसको लिखो, वाटर का मोल 55.5 हो गया। लेकिन नाइट्रोजन गैस का मोल फ्रैक्शन है 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5, मीन्स हियर मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन इज वेरी वेरी स्मॉल। किसी का मोल फ्रैक्शन, किसी एक कॉम्पोनेंट का मोल फ्रैक्शन अगर बहुत कम है, इसका मीनिंग हुआ कि दूसरे कॉम्पोनेंट का मोल फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। दूसरे कॉम्पोनेंट का मोल फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने का मीनिंग हुआ कि दूसरे कॉम्पोनेंट का मोल पहले कॉम्पोनेंट का मोल के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि नाइट्रोजन गैस का जो मोल है वो वाटर के मोल के रिस्पेक्ट में बहुत कम है। अगर बहुत कम है तो आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो मैं n N2 प्लस 55.5 को लिख सकता हूँ 55.5, क्योंकि नाइट्रोजन गैस के मोल को वाटर के मोल के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो कर दिया। अब इसे पुट करेंगे हम लोग, n N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.29 × 10⁻⁵ इंटू 55.5। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन विल गेट 7.16 × 10⁻⁴। ये नाइट्रोजन गैस का मोल है। कई बार ये क्वेश्चन एकेडमिक NCERT क्वेश्चन है, बट कई बार ये मेडिकल एग्जाम में आया है जहाँ पे मिलीमोल पूछा हुआ है और बच्चा यही आंसर करके छोड़ दिया। ये ऑप्शन ए में रहता है, लेकिन रॉन्ग है। यू हैव टू कैलकुलेट मिलीमोल बिकॉज मिलीमोल इज आस्क्ड। ये मोल है, मोल को मिलीमोल बनाने का क्या तरीका है मैं आपको बताया हूँ, वही तरीका जो लीटर को मिलीलीटर बनाने का है। 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलीमोल हो गया और ये आया 0.176। तो इस तरीका से आप क्वेश्चन कर सकते हो। मीन्स जहाँ कहीं भी किसी सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया हो, उसका मोल निकाला हो, तो इस तरह से हम लोग करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए बेनिफिशियल है। अब अगला क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज का 2.39। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.39। NCERT का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है यह। इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझो। क्वेश्चन बोल रहा है कि एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, इसमें O2 N2 के अलावा अदर कॉम्पोनेंट्स भी रहता है, CO2 N आर्गन सब। बट O2 और N2 का दिया हुआ है वॉल्यूम परसेंटेज। O2 और N2 का वॉल्यूम परसेंटेज 20% 79% गिवन है। अब आपसे कह रहा है कि इस एयर को वाटर में डिसॉल्व किया गया है एंड वाटर और एयर जो इक्विलिब्रियम फॉर्म किया, क्योंकि आपको पता है इक्विलिब्रियम यहाँ भी होता है, क्योंकि गैसेस कुछ बाहर निकला, बाहर गैस अंदर आया, तो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। और इक्विलिब्रियम के टाइम पे जो सॉल्यूशन के अंदर गैसेस रहता है वही उस गैस का उस लिक्विड में सॉल्युबिलिटी कहलाता है। तो बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम के टाइम पे जो टोटल प्रेशर है एयर का, मीन्स वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विथ एयर एट ए प्रेशर ऑफ 10 atm। इक्विलिब्रियम के टाइम पे एयर का जो प्रेशर है वाटर के अबव वो 10 atm है, ये गिवन है। O2 और N2 का हेनरी लॉ कांस्टेंट गिवन है, और आपसे पूछ रहा है कंपोजिशन ऑफ O2 और N2 इन ए वाटर। कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ O2 एंड N2 इन वाटर। इसका मतलब क्या हुआ, कंपोजिशन का मीनिंग क्या हुआ, परसेंटेज। मीन्स आपको बताना है कि जब एयर को इस वाटर में आप डिजॉल्व करते हो तो इस डिजॉल्व वाटर में, मीन्स इस सॉल्यूशन में कितना परसेंट O2 है और कितना परसेंट N2 है। मीन्स आपको इनका मोल फ्रैक्शन निकालना है। मीन्स आपको O2 और N2 का मोल फ्रैक्शन निकालना है। कंपोजिशन का मतलब हुआ मोल फ्रैक्शन, कंपोजिशन का मतलब होता है परसेंटेज। तो परसेंटेज जैसा ही मोल फ्रैक्शन भी होता है। मोल फ्रैक्शन डिफाइन हम लोग यूनिट पे करते हैं, परसेंटेज 100 पे करते हैं। तो आपको O2 और N2 का मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूशन में। हमें पता है कि किसी भी सॉल्यूट का सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है, वी नो दैट P is equal to KH into X. This is partial pressure of gas above solution. This is mole fraction of gas in solution, and this is Henry law constant. Here Henry law constant is given.
एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस हैज टू बी कैलकुलेटेड। तो आपको एक्स निकालना है, KH पता है, इसके लिए क्या पता होना चाहिए? एक्स निकालने के लिए P पता होना चाहिए। अगर आपको O2 और N2 का पार्शियल प्रेशर पता चल जाए तो आप क्या निकाल लोगे? आप O2 और N2 का मोल फ्रैक्शन वाटर में निकाल लोगे। अब O2 और N2 का पार्शियल प्रेशर कैसे पता चलेगा? तो उसको पता करने के लिए हम लोग देखेंगे कि O2 और N2 का टोटल प्रेशर कितना है। जब हमारा एयर वाटर में डिजॉल्व हुआ है और जब इक्विलिब्रियम फॉर्म किया है गैस और सॉल्यूशन, तो एट इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर PT = 10 atm है, टोटल प्रेशर 10 atm है। अब इसमें हमें पता करना होगा कि O2 का प्रेशर कितना है और N2 का प्रेशर कितना है। तो टोटल प्रेशर अगर किसी का पता है, किसी गैसेस का पता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस का टोटल प्रेशर पता है, तो किसी एक कंपोनेंट का प्रेशर निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए उसका मोल फ्रैक्शन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। अब अगर आपको O2 और N2 का पार्शियल प्रेशर चाहिए तो टोटल प्रेशर तो पता है 10 atm है, O2 और N2 का मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए। किस फेज में जी? गैसियस फॉर्म में मोल फ्रैक्शन। सॉल्यूशन में तो मोल फ्रैक्शन आपको निकालना ही है, जो हेनरी लॉ से निकालोगे। इन गैसियस फॉर्म में जो मोल फ्रैक्शन होगा वो आपको निकालना होगा, और इसके लिए दिया हुआ है इस एयर का कंपोजिशन, O2 और N2 का वॉल्यूम परसेंटेज। यहीं से काम करेंगे हम लोग। वॉल्यूम परसेंटेज जो गैस का दिया हुआ है इसको डायरेक्टली मोल परसेंट मान लेंगे। मीन्स वॉल्यूम परसेंट मोल परसेंट कैसे मानेंगे? तो आप सब पढ़े हो एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। एवोगाड्रो के अकॉर्डिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे गैसेस का वॉल्यूम मोल के प्रोपोर्शनल होता है, एंड हियर टेम्परेचर प्रेशर आर सेम फॉर O2 और N2, इसलिए इनके वॉल्यूम परसेंटेज को आप मोल परसेंट मान सकते हो। मीन्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। इसलिए जो वॉल्यूम परसेंटेज है इसी को हम लोग मोल परसेंटेज मान लेंगे, और इस तरह से हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। यह हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इन एयर, कितना हो जाएगा? 20/100, क्योंकि टोटल मोल 100 है, इनका 20 है तो 0.2। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर 79/100, 0.79। अब आप इस मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके आप पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और N2 पहले निकालेंगे और फिर उसके इसमें पुट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे से निकाल सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इज 10 atm इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इज 0.2, तो 2 atm हो गया। तो O2 का पार्शियल प्रेशर 2 atm हो गया, तो N2 का कितना हो जाएगा? 10 - 2 माइनस कर दो डायरेक्टली। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 10 - 2 8 atm। हालांकि 8 से थोड़ा कम होगा क्योंकि 0.79 है, बट अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हो। तो इस तरह से O2 का आपने पार्शियल प्रेशर निकाल लिया। तब इस फॉर्मूला में पुट करो यहाँ पे PO2 इज इक्वल टू KHO2 इंटू XO2। XO2 कहाँ पे जी? सॉल्यूशन में, ये आपको निकालना है। तो इस तरह से PO2 पता है, KHO2 पता है, इसका वैल्यू को पुट करो। PO2 हो गया 2, KHO2 इज दिस 3.3 10⁻⁷, XO2 आपको कैलकुलेट करना है, XO2 सॉल्यूशन निकल जाएगा। बट लेकिन यहाँ पे mm में है, ATM में है, ATM को mm में कन्वर्ट करना होगा, तो 1 ATM इज इक्वल टू 10⁻
760 mm होगा, तो इसमें 760 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी mm बन जाएगा। इस तरह से आप 102 निकाल लोगे और फिर 102 के जैसा आप इस तरह से आप 102 मीन्स इस इक्वेशन को हम लोग ऊपर लिखते हैं। यहाँ पे आइए, इसको आप देखो, PO2 इज इक्वल टू हो गया KHO2, इसके वैल्यू को पुट करते हैं। PO2 है 2 ATM, जो KHO2 mm में है तो पार्शियल प्रेशर mm में लेना होगा, तो ATM को mm में कन्वर्ट करने के लिए 760 से मल्टीप्लाई करेंगे। KHO2 3.3 10⁻⁷ और XO2 इन सॉल्यूशन, इस तरह से निकल जाएगा। आप XO2 इन सॉल्यूशन निकालना है तो हो जाएगा 2 × 760 बाई 3.3 10⁻⁷। आप इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लोगे। जिस तरह से मैंने x2 को निकाला उस तरह से आप n2 निकाल सकते हो। तो ये दो क्वेश्चन से आप एकेडमिक का तो आपका काम हो जाएगा, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा अगर एग्जाम में आएगा तो। लेकिन इस एंट्रेंस एग्जाम में बेनिफिट कैसे होने जा रहा है इसको देखो, और इसका प्रूफ भी है। मैं अभी जेईई एडवांस का क्वेश्चन दूंगा, आप देखना, जो बच्चा कोई दोनों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वो पक्का बना लेंगे। आपने इस क्वेश्चन से क्या सीखा? इस क्वेश्चन से यह सीखा कि जब भी कोई गैस इक्विलिब्रियम में होगा, मिक्सचर ऑफ गैस इक्विलिब्रियम में होगा, तो इक्विलिब्रियम के टाइम पे जो प्रेशर, इक्विलिब्रियम के टाइम पे जो टोटल प्रेशर है, उस टोटल प्रेशर के हेल्प से गैसेस का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन से आपने क्या सीखा कि अगर किसी का मोल फ्रैक्शन निकल गया तो उससे मोल कैसे निकालेंगे। ये दोनों क्वेश्चन को अगर आप मिक्स कर दो तो हेनरी लॉ के किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हो। और इसके बाद मैं एक जेईई एडवांस का क्वेश्चन देने जा रहा हूं, और जिस क्वेश्चन को मैं लिखूंगा यहाँ पे मैं उसको सॉल्व भी करूंगा, लेकिन मेरे सॉल्व करने से पहले आप उसको खुद से सॉल्व करके देखना, वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व करके देखना। अगर आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो मैं तो सोल्यूशन कर ही दूंगा उसको, उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप पे कॉन्सेप्ट का भी टेस्ट हो जाएगा, ये दो क्वेश्चन से आपने कितना सीखा। नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ जेईई एडवांस। द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द solubility of N2, the Henry law constant for solubility of N2 in water at 298 Kelvin is this. Means N2 का हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है 1 × 10⁵ ATM। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज 0.8। N2 का एयर मोल फ्रैक्शन 0.8 गिवन है। The number of moles of N2 from air dissolved in 10 moles of water of 298 Kelvin and 5 ATM pressure is। क्वेश्चन यह है। इस क्वेश्चन को तो मेरे अकॉर्डिंग आप सबको सॉल्व करना चाहिए। वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखो फिर क्या आपका आंसर आ रहा है, और उसके बाद आप सॉल्यूशन देखना। खैर, अब मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूं और बताऊं आपको कैसे बनेगा। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आप बताइए कि N2 का कितना मोल वाटर में डिजॉल्व हुआ है। 10 मोल वाटर में डिजॉल्व हुआ है। तो यह पार्ट निकालने के लिए एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन में कराया था उससे होगा। वाटर का मोल दे दिया, N2 का मोल आपसे पूछ रहा है, तो N2 का आप मोल फ्रैक्शन निकाल लो वाटर में और फिर उससे मोल निकल जाएगा। तो हमें N2 का मोल निकालने के लिए पहले उसका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, और उसके लिए वी नो दैट P is equal to KHX। दिस इज आवर इक्वेशन फ्रॉम हेनरी लॉ। अब हमें यहाँ पे KH पता है, हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए। जब मोल फ्रैक्शन में N2 निकल जाएगा तो उसके हेल्प से हम लोग निकाल लेंगे मोल फ्रैक्शन। जब निकल जाएगा उसके हेल्प से हम मोल भी निकाल सकते हैं। तो पहले पार्शियल प्रेशर चाहिए, तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे? टोटल प्रेशर दिया हुआ 5 ATM। टोटल प्रेशर से पार्शियल प्रेशर निकालेंगे कैसे? ये क्वेश्चन जो सेकंड एनसीईआरटी में डिस्कस किया था उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया
कि आपका जो N2 गैस है, आपका जो N2 गैस है मीन्स आपका जो एयर है, N2 गैस एयर के साथ रहता है, अकेला N2 गैस नहीं है। जब आपका एयर डिजॉल्व किया गया है वाटर में तो उस समय जो टोटल प्रेशर है 5 atm है। उस 5 atm प्रेशर में N2 का प्रेशर कितना होगा कैलकुलेट करने के लिए हियर ऑलरेडी मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज गिवन। ये क्वेश्चन तो और आसान है, डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन N2 का दिया हुआ है, तो N2 का मोल फ्रैक्शन 0.8 पता है, तो आप निकाल सकते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 एबव सॉल्यूशन इज व्हाट, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। टोटल प्रेशर कितना है 5 atm, मोल फ्रैक्शन N2 कितना है 0.8, कितना हो गया जी 4 atm हो गया। आपको N2 का पार्शियल प्रेशर पता चल गया, तो लिखो 4 atm। KH पता है 1 × 10⁵ atm, x N2 आपने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, तो x N2 इज इक्वल टू व्हाट 4/10⁵ मीन्स 4 × 10⁻⁵ आ गया। अब कई बार ऐसा होता है जब स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन करते रहते, काफी हड़बड़ी में रहता है, हरी अप रहता है, तो जैसे उसका आया 4 × 10⁻⁵, वो क्वेश्चन को देखेगा, भूल जाएगा कि मोल निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकाल के लगेगा आंसर हो गया। जब ऑप्शंस पे देखेगा तो दिखेगा पहला ऑप्शन ए है, तो टिक करके आगे बढ़ जाएगा। जबकि इस क्वेश्चन में आपसे मोल पूछा जा रहा है, मोल फ्रैक्शन नहीं, तो इस मोल फ्रैक्शन से आप आगे बढ़ो। x N2 इज इक्वल टू व्हाट n N2 नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। x N2 है 4 × 10⁻⁵, नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन आपको निकालना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर 10 दिया हुआ है। आप यहाँ भी देखो नाइट्रोजन का जो मोल फ्रैक्शन है बहुत बहुत कम है, 10⁻⁵ के रेंज में है। इसका मीनिंग हुआ नाइट्रोजन का जो मोल है वाटर के मोल के रिस्पेक्ट में बहुत कम है। इसका मीनिंग हुआ कि नाइट्रोजन के मोल को वाटर के मोल के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हो, एंड यू कैन राइट n N2 + 10 ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10। अब इसको पुट कर दो, 4 × 10⁻⁵ इज इक्वल टू n N2 बाई 10 हो गया। तो n N2 इज इक्वल टू व्हाट 4 × 10⁻⁵ इंटू 10, तो हो गया 4, इसी को आप लिख सकते हो 4 × 10⁻⁴। तो इस तरह से आपका इस चीज को आप ऊपर लिख सकते हैं। ये आपका हो गया n N2 नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁴। तो हो गया ऑप्शन आपका बी। तो एग्जाम्स क्या करता है कि जो मिस्टेक आप कर सकते हो वो ऑप्शन देखो ये दे दिया, बच्चा मोल फ्रैक्शन निकाल कर ही आंसर टिक करके आगे बढ़ सकता है, और उस केस में उसका आंसर एब्सॉर्ट होगा और वो 4 की जगह पे क्या उसको मिल जाएगा जी, 4 की जगह पे उसको मिल जाएगा 0 -1 नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए आप कॉन्शियस रहो, एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ आंसर करते वक्त भी दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए, तभी करेक्ट होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन है जो जेईई एडवांस में आया था, तो आप समझ सकते हो जेईई मेन और नीट में कितना आसान क्वेश्चन आता होगा। तो इस तरह से आप हेनरी लॉ का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन में कराए, उसके अलावा भी बहुत सारे इंटेक्स्ट में क्वेश्चन है, एक्साइज में भी है, उस सब क्वेश्चंस को आप कर लेना, वो आपका एक तरह से होमवर्क है। उसमें अगर किसी को डाउट हो तो फिर आप कंसल्ट करना, उसको मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन उसमें किसी में डाउट नहीं होगा, सब सिंपल क्वेश्चन है। अब जब हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट पढ़ लेंगे तो फिर न्यूमेरिकल करेंगे, जहाँ पे हेनरी लॉ का भी एप्लीकेशन होगा। लेकिन अभी तो डायरेक्ट हेनरी लॉ पे क्वेश्चन था, और इस तरह का हेनरी लॉ कई बार कुछ एग्जाम्स में हेनरी लॉ का जो ग्राफ होता है उस ग्राफ पे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हेनरी लॉ का जो ग्राफ रहता है उस ग्राफ में स्लोप हेनरी लॉ कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो चीज़ें मैथमेटिकल चेंजेज हो सकता है जो आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, उसका आप आंसर कर सकते हैं। बट दिस इज द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट यही है। अगर ये 2 क्वेश्चन जो मैं बताया उसको अगर अच्छे से कोई बच्चा समझ गया है तो कोई भी किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अगर हेनरी लॉ पे तो उसका आंसर वो पक्का कर सकता है। हाँ, कभी कभी क्या हो सकता है कि आपको सॉल्युबिलिटी के तौर पे मोल फ्रैक्शन की जगह पे मोलालिटी दे देगा और फिर बोलेगा कि पार्शियल प्रेशर निकालो, तो मोलालिटी से मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आपको मैं बताया हूँ। मोलालिटी को मोल फ्रैक्शन बना लो, फिर आप इस्तेमाल कर लो हेनरी लॉ के फॉर्मूला में।
ये सब चीज़ें करना होगा और करके आप आंसर कर सकते हो। इस तरह से ये न्यूमेरिकल्स सेक्शन हुआ हेनरी लॉ पे। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस ए अनदर क्वेश्चन और हेनरी लॉ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एज रिगार्ड एनी एंट्रेंस एग्जाम इज कंसर्न। जेई मेन हो या नीट हो, एडवांस में भी कई दफ़ा ऐसा करता है कि यूनिट के साथ तो बहुत सारा चेंजेज करता है। कई बार अलग अलग जो इक्वेशंस में फिजिकल क्वांटिटीज रहता है उन किसी यूनिट को चेंज कर देता है और उस केस में स्टूडेंट से मिस्टेक होना लाजमी है। इसलिए इस क्वेश्चन को करने के बाद आप केयरफुल रहोगे और आई थिंक आपको प्रॉब्लम बहुत कम होगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन इज द कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन वाटर required to support aerobic aquatic life is about 3.856 milligram per decimeter cube. Minimum partial pressure in kilopascal of oxygen in the atmosphere that can achieve this concentration is, and this is Henry law constant of O2। मीन्स आपसे कहा जा रहा है कि एक्वेटिक लाइफ मीन्स पानी के अंदर जो लाइफ है, जो उसके अंदर एनिमल्स रहते हैं, उनके जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन गैस का कंसंट्रेशन कम से कम इतना होना चाहिए 3.856 मिलीग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। इस इतना ऑक्सीजन गैस के कंसंट्रेशन के लिए जरूरी है कि एटमॉस्फेयर में O2 का पार्शियल प्रेशर भी उतना हो, क्योंकि हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन के अंदर जितना ज़्यादा गैस होगा सॉल्यूशन के एबव उतना उसका पार्शियल प्रेशर होना चाहिए। मींस पार्शियल प्रेशर एबव सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, या सोल्युबिलिटी और कंसंट्रेशन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर एबव सॉल्यूशन। तो क्लियर है कि इस कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए मिनिमम कितना पार्शियल प्रेशर O2 का एटमॉस्फेयर में होना चाहिए ये हमें कैलकुलेट करना है, और जो पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है उसको किलो पास्कल में कैलकुलेट करना है। चलो देखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग PO2 इज इक्वल टू KH इंटू X, मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू KH हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट ऑफ O2 एंड सोल्युबिलिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। दिस इज आवर इक्वेशन। बट हेनरी लॉ का जो मैथमेटिकल इक्वेशन है और उसके जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है वो काफी डाइवर्सिफाइड रहता है। अलग अलग क्वेश्चंस में वो उसका यूनिट अलग अलग रहता है, और केज का यूनिट चेंज होने के साथ आपको जो सोल्युबिलिटी है ये भी बदल जाएगा। ऐसे तो नॉर्मली हेनरी लॉ में सोल्युबिलिटी मीन्स मोल फ्रैक्शन को लिया गया है, बट ये मोल फ्रैक्शन दूसरे कंसंट्रेशन टर्म्स में भी आ सकता है, और वो आपको पता चलेगा कि किस कंसंट्रेशन टर्म्स में या मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल होगा, वो डिपेंड करता है हेनरी लॉ कांस्टेंट के यूनिट पे। तो आप देखो, यूनिट ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट इज पास्कल, किलो पास्कल, मीटर क्यूब मोल इनवर्स। दिस इज द यूनिट। अब ये आपके हेनरी लॉ कांस्टेंट का यूनिट ये है। अब इस साइड तो पार्शियल प्रेशर है, तो प्रेशर का यूनिट तो ऑलवेज पास्कल होगा, प्रेशर का यूनिट तो पास्कल ही होगा। अब केज तो इज पास्कल आपको होना चाहिए प्रेशर, लेकिन पास्कल के अलावा केज का यूनिट है मीटर क्यूब मोल इनवर्स। इसका मीनिंग हुआ कि जो मोल फ्रैक्शन है, जो आपकी O2 गैस का कंसंट्रेशन है, वो इस बार मोल फ्रैक्शन के टर्म्स से नहीं रहेगा, दूसरे कंसंट्रेशन के टर्म्स में रहेगा, और उस कंसंट्रेशन का यूनिट होगा आपका मोल मीटर क्यूब इनवर्स, वो होना चाहिए। तो यहां पे देखिए हमें O2 का कंसंट्रेशन जो क्वेश्चन में गिवन है वो है आपका 3.856 मिलीग्राम डेसीमीटर क्यूब इनवर्स। तो सबसे पहले तो हम लोग इस मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया, लेकिन हमें मोल में चाहिए क्योंकि KH के यूनिट में मोल है। तो मैंने ऑक्सीजन गैस के मोलिकुलर से डिवाइड कर दिया, तो मास में मोलिकुलर से डिवाइड करने से यू विल गेट मोल के मोल आ गया। मीन्स अब यूनिट बन गया मोल डेसीमीटर क्यूब हो गया। मीन्स O2 का जो कंसंट्रेशन था मिलीग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, नाउ O2 बिकम्स इन मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स में आ गया। अब इस O2 को अब हम लोग रेडी हैं इस पुट करने के, लेकिन अभी भी वन थिंग
you have to see here डेसीमीटर क्यूब इनवर्स और यहाँ पे मीटर क्यूब है, आपके केएच में मीटर क्यूब है। अब मीटर क्यूब को डेसी में, यहाँ पे केएच का जो वैल्यू है इसमें मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि वो जो कंसंट्रेशन है O2 का वो डेसीमीटर क्यूब इनवर्स में है, तभी तो कैंसिल होगा। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, यू नो, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसको पुट कर देंगे, मीटर क्यूब की जगह पे मैंने क्या रख दिया, मीटर क्यूब यहाँ था, इसके जगह पे मैंने कर दिया आपका 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। केएच का जो ओरिजिनल डेटा था उसमें मीटर क्यूब है, उस मीटर क्यूब को मैंने रिप्लेस कर दिया 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब से, जो नीचे मैं लिखा भी हूं। अब इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे, नाउ वी यूज इक्वेशन PO2 इज इक्वल टू KH इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ O2। पुट करते हैं, PO2 में निकालना है, KH का वैल्यू है 74.68 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, मोल इनवर्स किलो पास्कल। किलो पास्कल को किलो पास्कल में ही रहने देते हैं क्योंकि हमें आंसर निकालना है किलो पास्कल में ही। अब कंसेंट्रेशन को यहाँ यूज करते हैं 3.856 10⁻³ मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स। तो आप देखो यहाँ डेसीमीटर क्यूब है, यहाँ डेसीमीटर क्यूब इनवर्स है, दोनों कैंसिल हो गया। हियर मोल इनवर्स है, यहाँ पे मोल है, मोल मोल कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, तो बचा किलो पास्कल। इस सबको कैलकुलेट 10⁻³ कैंसिल आउट हो गया। आप सबको कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेट 9 क्या आएगा आसपास, अप्रोक्स 9, तो आंसर विल बिकम 9 किलो पास्कल। तो इस तरह से ऑक्सीजन गैस का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में 9 किलो के आसपास अगर रहेगा, अप्रोक्सीमेटली 9 किलो पास्कल रहेगा, तब आपके वाटर में ऑक्सीजन गैस का एक कंसंट्रेशन रह सकता है और एक्वेटिक लाइफ सेफ हो सकता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में आपको यह बताया कि ऐसा नहीं है कि आप फ्लैटली आंख बंद करके पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू X यूज करोगे और X ऑलवेज मोल फ्रैक्शन ही होगा। आपको देखना होगा कि ऑक्सीजन गैस का जो सोलेबिलिटी है, मोल फ्रैक्शन एक कंसंट्रेशन टर्म्स है, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन ऑल आर कंसंट्रेशन टर्म्स, मींस कंसंट्रेशन रिप्रेजेंटिंग फिजिकल क्वांटिटी। तो आपको देखना होगा KH का यूनिट क्या है, KH के यूनिट के अकॉर्डिंग आपको कंसंट्रेशन टर्म को चूज करना होगा। नॉर्मली क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन ही रहता है, बट मोल फ्रैक्शन नहीं भी रह सकता है, इसलिए आपको देखना होगा। इस तरह के क्वेश्चन नीट एग्जाम में कई बार आ चुका है और स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा कंफ्यूजन हुआ है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो और इस तरह के कभी भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप इसी तरह आप करना।